हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस में ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 7th का चैप्टर है बच्चों। ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है। टॉपिक है हमारा एयर। इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट है थर्मोमीटर। क्या मेज़र करते हैं बच्चों इससे? इससे हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। सेकंड है बैरोमीटर, इससे हम प्रेशर मेज़र करते हैं बच्चों। थर्ड है रेन गॉज, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी कितनी मात्रा में बारिश हुई है इसकी जांच करते हैं इससे। फोर्थ है विंड वेन, इससे विंड की जो डायरेक्शन है उसका पता लगाया जाता है। ये बच्चों थर्मोमीटर है। एक जगह आपको सी नज़र आ रहा होगा, एक जगह एफ। ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जो रेड कलर की जो लाइन नज़र आ रही है वो इसको शो करती है, इसके हाईएस्ट और लोएस्ट पार्ट को। ये है बच्चों बैरोमीटर, प्रेशर मेज़र करते हैं बच्चों इससे। और ये है विंड वेन। इसमें जो आपको ई लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ई लेटर जो है वो इंडिकेट करता है ईस्ट डायरेक्शन को, डब्ल्यू इंडिकेट करता है वेस्ट डायरेक्शन को, एस इंडिकेट करता है साउथ डायरेक्शन को, और एन इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर, यानी कि वायु में, यानी कि हवा में गर्मी हो रही है तो उसमें क्या होगा, डिग्रीज इंक्रीज होंगी। और ठंडक है तो डिग्रीज क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, है ना। टेम्परेचर चेंज होता है, दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, हर सीज़न में अलग अलग होता है टेम्परेचर। ठीक है, समर में कैसा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि समर में कैसा होता है, क्लाइमेट हॉट होता है ना। अब इंसोलेशन है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इक्वेटर टू पोल्स। हाई टेम्परेचर कहाँ होता है बच्चों, सिटीज़ में। क्यों होता है हाई टेम्परेचर सिटीज़ में? क्योंकि कंक्रीट, सीमेंट, ठीक है, एस्बेस्टस, ट्रैप हीट, ये सब क्या करते हैं, हीट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इन डिग्री एंड सेल्सियस। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है टेम्परेचर को मेज़र करने की, वो क्या है, डिग्री सेल्सियस है। अब कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर हम देखेंगे। एटमॉस्फेयर हमें क्या प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और एटमॉस्फेयर हमें क्या करता है, हार्मफुल जो सन रेज हैं उनसे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब इसके कंपोजिशन में कौन कौन से हैं बच्चों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो दो गैसें हैं, ये हमारे इसको क्या करती है, एटमॉस्फेयर को का निर्माण करती है। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये दो गैसें क्या है, मेजर हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, और इसके अलावा और जो दूसरी गैसें हैं वो बहुत ही कम मात्रा में इसमें मिलती हैं हमें। कौन कौन सी गैसें मेजर हैं बच्चों इसमें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ग्लोबल वार्मिंग, आपने बच्चों बहुत बार ये डिस्कशन में सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, या न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, न्यूज़ में सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग, चलिए देखते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, जो अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर है बच्चों, वो क्या होता है, जो नॉर्मल जो लेवल होता है उसका, उससे ज़्यादा अप होने लग जाता है, ज़्यादा होने लग जाता है उससे। और इसका कारण क्या होता है, जो ग्रीन हाउस जिसे कहते हैं, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट, उससे ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वो क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। और इसी का इम्पैक्ट क्या है हम बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग। एक बार दोबारा देखते हैं कि जो अर्थ का जो
एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है, किसके कारण? जो ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने के कारण, ठीक है। और इसी को ही क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अब एयर में क्या क्या चीज़ें हैं? एयर प्रोटेक्ट अस हार्मफुल रेज ऑफ द सन एंड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट है बच्चों इसमें? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन एंड वाटर वेपर से हमारा एटमॉस्फेयर मिलकर बना है बच्चों। नाइट्रोजन एसेंशियल है किसके लिए बच्चों? प्लांट्स के लिए। और ऑक्सीजन किसके लिए? ह्यूमन और एनिमल्स के लिए। और जो ग्रीन प्लांट है वो किसको यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है। और फूड उससे कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर अपना फूड बनाते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन। वेरी गुड, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राणवायु भी बोलते हैं। अब बच्चों एक यहाँ 3D पिक्चर है, हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेस हैं उनका मेज़रमेंट दिया हुआ है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.9% है, आर्गन 0.90% है, अदर जो गैसेस हैं वो 0.17% है, और कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों 0.03% है। एक बार इस डायग्राम को दोबारा से हम देखेंगे। नाइट्रोजन है 78% जो कि सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन है 20.9%, आर्गन है 0.90%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 0.03% और अदर गैसेस हैं 0.17%। नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन ह्यूमन के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सन की प्रेजेंट में जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से क्या बनाते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है बच्चों उसकी कितनी लेयर है? 5 लेयर्स हैं, ठीक है। 5 लेयर्स में पहली है ट्रोपोस्फेयर जो कि कितनी है? 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर जो कि 50 किलोमीटर्स तक है। नेक्स्ट है मीजोस्फेयर जो 80 किलोमीटर्स तक है। नेक्स्ट है फोर्थ जो लेयर है वो है थर्मोस्फेयर जो 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी दूरी है, ठीक है। और लास्ट है एक्सोस्फेयर, ठीक है। दोबारा से हम इनको देखते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर 13 किलोमीटर तक, स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर्स तक, मेसोस्फेयर 80 किलोमीटर्स तक, थर्मोस्फेयर 80 से 400 किलोमीटर्स तक, और इससे ऊपर यानी कि 400 किलोमीटर से अब वो कौन सी वो लेयर आती है? एक्सोस्फेयर। देखिए इसका एक डायग्राम भी आपके सामने नज़र आ रहा है। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, इसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक और लेयर आती है बच्चों जिसे हम ओजोन लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे हम? ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर जो सन से आने वाली जो पैराबैंगनी जो रेज होती हैं उनसे क्या करता है? हमारी अर्थ को सेफ रखता है, बचा के रखता है, ठीक है। अगर ये ओजोन लेयर ना हो तो सन की जो हीट है वो इतनी ज़्यादा है होती है कि हर किसी व्यक्ति को क्या हो जाए? एक स्किन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की कुछ वो हैं क्वालिटीज़ हैं वो देखते हैं। ये क्या है बच्चों? मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर है। कैसी इम्पोर्टेंट लेयर है ये? मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर है क्योंकि यहाँ क्या होती है? एयर होती है जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है, और छोड़ते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, है ना, जैसे रेनफॉल हो गई, फोग हो गया, हेलस्टॉर्म हो गया, ये सब इसी लेयर में होते हैं, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर है। यहीं पर ही हमें वो एयर मिलती है जिससे हम सांस लेते और छोड़ते हैं, और इसी लेयर में वेदर फिनोमिना पाए जाते हैं जैसे कि रेनफॉल हो गया,
फोग हो गया, ठीक है, और हेलस्टॉर्म हो गया, ये सब इसी लेयर में मिलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्थित है। पहली चीज, एक्सटेंड अप टू हाइट, इसकी हाइट कितनी है 50 किलोमीटर्स तक है। पहले की कितनी थी 13 किलोमीटर्स तक है ना, ये 50 किलोमीटर्स तक है, 50 किलोमीटर तक है। और इस लेयर में, ये लेयर क्या होती है, इसमें फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। किससे फ्री होती है? क्लाउड से फ्री होती है, यानी कि जो क्लाउड्स हैं वो इस लाइन से नीचे नीचे रहते हैं ना। और एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना मेकिंग कंडीशन, ठीक है, मेकिंग कंडीशन, वेदर जो नीचे बनता है उसकी सब कंडीशन यहाँ ही शुरू होती हैं, ठीक है। और इसलिए ये सबसे ज़्यादा सही मानी गई है एरोप्लेन्स उड़ाने के लिए, है ना। और इसमें बच्चों इस लेयर में एक और आपको बताई था मैंने, ओजोन लेयर भी है, ओजोन गैस भी है, जो हमें क्या करती है, ओजोन गैस है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, किससे? किससे प्रोटेक्ट करती है? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज, ठीक है। ओजोन गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। मेसोस्फीयर, जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है वो कौन सी है? मेसोस्फीयर। इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ, कौन सी लेयर है ये? थर्ड लेयर। किसको कहते हैं? मेसोस्फीयर, ठीक है। फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फीयर, हाइट उसकी 13 किलोमीटर। दूसरी ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, उसकी हाइट 50 किलोमीटर। थर्ड है मेसोस्फीयर, इसकी हाइट 80 किलोमीटर। कितनी है? 80 किलोमीटर, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों कि मेटेओरिट्स जितने भी होते हैं, मेटेओरिट्स होते हैं धूमकेतु टाइप में या कुछ ऐसे छोटे छोटे या बड़े पत्थर नुमा, पत्थर बोल सकते हैं आप उसे, पत्थर जो जलते हुए आते हैं वो इस लेयर में ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसी लेयर से में ज़्यादा आते हैं, कहाँ से? स्पेस से आते हैं, है ना। दोबारा देखते हैं मेसोस्फीयर का, इसकी हाइट कितनी बच्चों? 80 किलोमीटर, ठीक है। और कौन सी लेयर है ये? थर्ड लेयर है, ठीक है। और किसके ऊपर है? स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर की हाइट कितनी थी? 13 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट कितनी थी? 50 किलोमीटर्स। और मेसोस्फीयर की हाइट कितनी है? 80 किलोमीटर्स। अब इसमें जितने मेटेरोइड्स हैं, ठीक है, मेटेरोइड्स जो होते हैं वो इसी लेयर में एंटर करते हैं, कहाँ से? स्पेस से। नेक्स्ट है बच्चों थर्मोस्फेयर। जो भी टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है, किस लेयर में? थर्मोस्फेयर में। क्यों बढ़ता है बच्चों? क्योंकि ये जो लेयर है ये इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 से 400 किलोमीटर। इसका एक्सटेंड कितना बताया गया? 80 से 400 किलोमीटर्स बताया गया है इसका। एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कौन सी है ये? अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। और ये कैसी है बच्चों? ये याद रखना, ये बहुत पतली है। कैसी है ये? बहुत पतली है, ठीक है, बहुत पतली है, बहुत कम इसमें एयर होती है, ठीक है। लाइट गैसेस, हल्की जो गैसेस होती है, जैसे हीलियम हो गया, हीलियम हो गया बेटा, हाइड्रोजन हो गया, वो सब इसी में क्या रहती है? एक्सोस्फेयर में मिलती हैं, ठीक है। एक्सोस्फेयर लास्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। और ये बहुत, इसमें बहुत कम एयर मिलती है, बहुत पतली लेयर है ये, ठीक है। और इसमें जो लाइट गैसेस हैं, कौन सी? हीलियम और हाइड्रोजन, ये यहीं मिलती है, ठीक है।
एक बार दोबारा से इस पिक्चर को देख लीजिए बच्चों। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बीच में एक कौन सी थी, ओजोन गैसेस वाली है ना, ओजोन लेयर। फिर मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, ठीक है, और थर्मोस्फेयर के बाद कौन सी आई थी, एक्सोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की हाइट 13 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर की 50, मेसोस्फेयर की 80 और थर्मोस्फेयर की 80 से 400 और 400 से ऊपर कौन सी थी, एक्सोस्फेयर। वेदर, वेदर इज आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की हर घंटे हर दिन की जो कंडीशन होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, वेदर कहते हैं। अब जो एवरेज ऑफ वेदर है, वेदर की जो एवरेज कंडीशन है वो क्या है, हर जगह पर ज़्यादा देर तक एक ही समय, एक लंबे समय तक जहाँ पाई जाती है उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट। वेदर की वो कंडीशन जो कि बहुत समय तक एक जैसी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। लंबा समय यानी कि अबाउट 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल तक अगर किसी जगह का वेदर एक जैसा रहता है तो उसे कहा जाता है क्लाइमेट। जैसे राजस्थान, राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है बच्चों, हॉट है। ठीक है, वहाँ भले ही बारिश आती है रेनी सीजन में, लेकिन वो क्या है, उसका वेदर है और उसका क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ड्राई। वेरी गुड। नेक्स्ट है डिग्री। इसमें जो डिग्री है वो क्या बताती है, हॉटनेस और कोल्डनेस को बताती है। अगर डिग्रीज हाई है तो टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। ठीक है, और एयर इज़ नॉन एज टेम्परेचर। ठीक है, और जो एयर है, अगर बाहर का जो वेदर है वो गर्म है तो जो एयर है वो कैसी होगी, गर्म होगी। बाहर का टेम्परेचर डाउन है तो एयर कैसी होगी, ठंडी होगी। ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर मेज़र करने की वो डिग्री सेल्सियस है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका मेज़रमेंट करते हुए किस में करते हैं हम, डिग्री सेल्सियस में करते हैं। और एक और नया भी बताया था मैंने आपको, फ़ारेनहाइट में भी करते हैं, है ना। तो दोनों टाइप से इसको किया जा सकता है। वैसे इसका जो ऑथेंटिक आया है वो है डिग्री सेल्सियस। वाटर जो फ्रीज होता है यानी कि जो जमता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। एयर प्रेशर किसको डिफाइन करता है, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सटर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। किसको करता है, वेट ऑफ एयर को वो करता है। ठीक है, अर्थ के जो सरफेस, अर्थ के सरफेस से। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो एटमॉस्फेयर की ओवर लेयर हैं उससे क्या होता है, जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, और जो मूवमेंट ऑफ एयर है, मूवमेंट ऑफ एयर कैसा होता है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। जैसे ये हाई प्रेशर एरिया है और इसी से लो प्रेशर की तरफ इसका मूवमेंट होता है। और उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम उसे हम कहते हैं लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। व्हेन वेदर evaporates from land and different water bodies, when water evaporate from land and different water bodies it becomes water vapor। water vapor कब बनते हैं, जब अलग अलग जो वाटर बॉडीज़ हैं उनसे पानी का भाप बनकर उड़ना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वाटर वेपर कहलाता है। उससे क्या होता है, एयर में मॉइस्चर आता है और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, टाइम इज़ कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। इसे ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। Precipitations that comes down to the earth in liquid form is called rain। yes, precipitation जो precipitation एक क्या है, एक टर्म है जिसे कि हम आम भाषा में क्या कहते हैं, रेन कहते हैं। It is very important for survival and bearing fresh water to the earth's surface।
ये क्या है, हम सबके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या करता है हमारे लिए, ब्रिंग फ्रेश वाटर, कि हमारे लिए क्या लाता है, फ्रेश वाटर लेके आता है, और जिससे कि हम कहाँ मिलते हैं, कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, अर्थ सरफेस पे हमें ये मिलता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म इसमें यूज़ होता है बच्चों, वाटर साइकिल, है ना। वाटर साइकिल आपने सबने पढ़ा है, वाटर साइकिल पहले वाले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें क्या करता है, देयर आर 3 टाइप ऑफ रेनफॉल। 3 टाइप ऑफ रेनफॉल कौन कौन सी होती है बेटो, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। टाइप ऑफ विंड, अब टाइप ऑफ विंड में पहली है परमानेंट विंड। इन्हें बच्चों हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। ये क्या है, ट्रेड विंड है, जो कि वेस्टर्लाइज हैं और ईस्टर्लाइज, यानी कि वेस्ट की तरफ चलने वाली और ईस्ट की तरफ चलती हैं। ठीक है, और ये कैसी विंड है बच्चों, ये परमानेंट विंड है। कौन सी विंड है, परमानेंट विंड है, इन्हें ट्रेड विंड भी बोलते हैं ना। अब दीज ब्लो कंस्टेंटली थ्रू आउट द एयर, और ये क्या करती है, ये थ्रू आउट द एयर लगातार बहती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यस, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूरे साल मूव करती है, मूवमेंट करती हैं। ठीक है, ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट आर कॉल्ड, जो वेस्ट की साइड से बहती है उसे वेस्टर्लाइज कहते हैं, और जो ईस्ट की साइड से बहती है उसे ईस्टर्लाइज कहते हैं। अब ये एयर प्रेशर का बच्चों आपके पास में है, सन रेज दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, हाई है यहाँ टेम्परेचर। ठीक है, इक्वेटर आपको नज़र आ रहा है ना। यस, टाइप ऑफ विंड में सेकंड टाइप ऑफ विंड है सीजनल विंड। दीज विंड चेंजेस दियर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। इसमें सीजनल विंड में ये जो विंड है, ये सीजन के हिसाब से अपनी डायरेक्शन क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। जैसे मॉनसून विंड है इंडिया में। थर्ड टाइप की जो विंड है उसे लोकल विंड्स कहते हैं। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ये जो विंड है वो पर्टिकुलर टाइम में, एक दिन के किसी विशेष हिस्से में ये बहती है, या साल के किसी एक विशेष छोटे एरिया में ये बहती है। इसे लोकल विंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज। ठीक है, और हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड लू। हॉट है, ड्राई है, तो ऐसी जो लोकल विंड है नॉर्दर्न प्लेन्स में, उस विंड को क्या कहा जाता है बच्चों, लू कहा जाता है। अब ये एग्जाम्पल देखिए, ऊपर क्या है, पोलर हाई, नीचे भी क्या लिखा हुआ है, पोलर हाई। ठीक है, पोलर हाई से इस पोलर हाई से पोलर ईस्टर्लाइज जो विंड है वो फ्लो हो रही है। ठीक है, किसकी साइड में जा रही है बच्चों, ये जा रही है सब ट्रॉपिकल हाइट की तरफ में, है ना। और सब ट्रॉपिकल साइड से कौन सी विंड आ रही है, वेस्टर्लाइज। ठीक है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है, साउदर्न हेमिस्फीयर, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या, किसको शो कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो बीच में जो ब्लू कलर की जो लाइन आपको नज़र आ रही है, जिसमें इक्वेटोरियल लो जहाँ लिखा हुआ है, वो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, है ना, ITCZ। ऊपर की जो आ रही है, जो नॉर्थ ट्रेड्स जो विंड है वो मूवमेंट कर रही हैं। नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल हाइट वाली जो हैं, उससे नेक्स्ट है पोलर फ्रंट की जो हैं, और उसके ऊपर पोलर ईस्टर्लाइज। रेनफॉल, रेनफॉल बच्चों 3 टाइप की रेनफॉल मैंने बताई थी, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। कुछ डेफिनेशंस हैं बच्चों आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ आती हैं, तो आपको उसको इसी फॉर्म में ऐसे ही लर्न करना होगा। वो डेफिनेशन है ओजोन, अ कलरलेस गैस विच इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। क्लाइमेट, the weather condition at specific
place over a long period of time. Moisture, water vapor present in the atmosphere. Thermometer, it measures the temperature. Barometer, it measures atmospheric pressure. Rain gauge, it measures the amount of rainfall. Thermometer. Wind vane, it shows the direction of winds. Insolation, the portion of solar heat energy which is received on the surface of earth. Westerly, this wind is named after the direction from it blows. Example, the wind blowing from the west is called westerly. Permanent winds, winds which blows constantly in a particular direction throughout the year. Seasonal winds, winds which are change their directions in different seasons. Local winds, winds which blows during a particular period in small area. चुप हो जाओ ना. Sleet, wet partly melted snow. Hail, small hard ball of ice falls from sky like rain. Cloud, a cloud is a mass of water vapor that floats in the sky. Snow, small soft white pieces of ice that sometimes fall from sky when it is cold. Cyclone, a storm or system of wind that rotates about a center of low atmospheric pressure advance at a speed of 20 to 30 miles an hour and often bring heavy rain. There are some facts about this lesson, students. Let us learn about this. When air is heated, जब एयर की जो हवा है वो गर्म होती है तो ये क्या करती है, एक्सपेंड करती है, और ये क्या करती है, एक्सपेंड होकर हैवी हो जाती है, लाइट हो जाती है, और क्या करती है, गोज अप, ऊपर चली जाती है. और जो कोल्ड एयर होती है वो क्या होती है, डेंसर होती है, भारी हो जाती है, हैवी हो जाती है, और वो क्या करती है, दैट इज़ वाई इट इज़ टेंड टू सिंक, और वो नीचे सिंक होती है. ठीक है. व्हेन हॉट एयर राइज, जब हॉट एयर उठती है, और कोल्ड एयर वेंट फ्रॉम सराउंडिंग्स, और कोल्ड एयर उसमें सराउंडिंग्स में आती है, तो आर रशीज देयर नो फिल इन द गैप. ठीक है. दिस इज हाउ एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस. ठीक है. जैसे ये एयर है, ये हीट होकर क्या कर रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है. ठीक है. यहीं से ये क्या हो गई, कोई जो ठंडी एयर है उस वो आके इस प्लेस को क्या कर रही है, कवर अप कर रही है, इस प्लेस को जो खाली जो वैक्यूम बनाता है. ठीक है. अरे अर्थ रिसीव्ड ओनली 1 in 20 अरब पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी, यानी कि जो सन की एनर्जी है उसका 1/20 अरब है ना, 20 अरब वाला जो पार्ट है वही अर्थ के पास पहुंचता है. ठीक है. और टॉर्नेडो इज रोटेटिंग, टॉर्नेडो क्या है, एक रोटेटिंग है, मतलब कि रोटेशन में आता है ना. फनल शेप क्लाउड, कैसा होता है ये, फनल शेप क्लाउड होता है, और एक्सटेंड्स फ्रॉम अ
थंडरस्टॉर्म टू द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड की तरफ आता है ये विद विस्लिंग विंड होती है बच्चों, ठीक है। देखिए मैं आपको बताती हूँ फनल शेप कैसी होती है। ये फनल शेप है ना, कीप जैसा सा होता है, ट्रायंगुलर कीप आइसक्रीम शेप में, इसको कहते हैं फनल, है ना। तो ये क्या करता है, इस शेप का होता है और ऐसे घुमाते हुए धीरे धीरे यूं घुमाते हुए आगे ये मूवमेंट करता है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है वो है 300 mph। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बच्चों, इट इज कॉज्ड बाय द interaction of the sun's energy with greenhouse gases such as carbon dioxide, methane, nitrous oxide and fluorinated gases in the Earth's atmosphere. The ability of these gases to trap heat is what causes the greenhouse effect. बेटा जो आपने अब तक इस चैप्टर में पढ़ा है उसको आपको अपनी नॉलेज चेक करनी है कि आपने उसमें कितना सीखा है। कुछ क्वेश्चन है, एन इंडियन ट्री हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी ऑफ प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन राउंड द क्लॉक, उस ट्री का नाम बताना है जो कि राउंड द क्लॉक आपको ऑक्सीजन देता है, ठीक है। गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑक्यूपाइंग ओनली 0.03% बाय वॉल्यूम, कौन सी गैस है, an outermost layer of the atmosphere, mixture of many gases, life giving gas, air in motion. Low pressure area, question 8 है, gas protecting us from harmful sun rays, an Indian tree valued highly for medicinal properties, it is dash time when sun is overhead, incoming solar radiations, instrument to measure pressure, blanket of air around the earth, precipitations in liquid form, short term changes in atmosphere, example of local wind blowing in the northern India, condensation of water vapors around dust particles in atmosphere, amount of water vapor in air reduces visibility in winter. Here you can check your answer. Some creative work from this lesson for you children. First is make the rainfall diagrams. First is cyclonic rainfall, relief or orographic rainfall and convectional rainfall. Question second is make the diagram of show the global pressure and wind belts. Question third, write a note on greenhouse gases. थैंक यू बच्चों, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।